चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के चैप्टर में पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 10 और एसपीडी का बुक जो है इंग्लिश मीडियम में उसका है 11 में। विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन 1857 का रिवोल्यूशन पढ़ेंगे बुआ हम लोग, ध्यान देना है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि 1857 में आंदोलन हुआ कि विद्रोह हुआ कि क्रांति हुआ? नहीं, आंदोलन और विद्रोह में अंतर होता है रबुआ। आंदोलन व्यवस्थित रूप से होता है, जबकि विद्रोह जो रिवोल्ट होता है वह अचानक, है ना, अपने आप हो जाता है, समझे कि नहीं? चलिए, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो 1857 का जो क्रांति है स्वतः स्फूर्त था। अल्लाह ने करो, चुपचाप सुनो, अब गड़बड़ा देगा। चलिए, तो 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यह 1857 की क्रांति जो है वह मूलतः सैनिकों द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया बुआ? ठीक है, सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? सैनिक के द्वारा शुरू किया गया। हालांकि होना था 31 मई को, लेकिन यह 10 मई को यह शुरुआत हो गया और यह विद्रोह, यह क्रांति अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया। अंग्रेजी सरकार को जड़ हिला के रख दिया गया, है ना, डगमगा गया उसका सरकार, लगा कि अब तो भाई बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ेगा। तो इसमें कुछ सैनिक, कुछ जमींदार, कुछ राजाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि पूर्ण भारत इसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जो भी हो पाया, जितना भी हो पाया, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह भारत के लिए लड़ा जाने वाला पहला स्वतंत्रता संग्राम था। पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ बोलो? 1857 में। बात समझ आएगी ना? 1857 में। तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, जो क्रांति हुआ, जो विद्रोह हुआ, अचानक यह कैसे हो गया? तो इसके कारण को देखेंगे। क्या देखेंगे वो बोलो? 1857 की क्रांति के कारण, काउजेज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, काउजेज देखेंगे। सबसे पहले आइए राजनीतिक कारण। कैसा कारण बाबू? हाँ, पॉलिटिकल रीजन। क्या है बोलो? पॉलिटिकल रीजन। अब राजनीतिक कारण को सबसे पहले देखिए। राजनीति होनी चाहिए, ठीक है, और राजनीतिक कारण में सबसे पहले यह है कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत हमारा देश है और हमें ही प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है। हमारे देश में शासन कर रहा है और हम ही को ऑफर नहीं कर रहा है, हम ही को नहीं बुला रहा है, नहीं बैठा रहा है, और बैठा भी रहा है तो गिन चुन के बैठा रहा है, हमसे कुछ पूछ नहीं रहा है हमारे पास क्या समस्या है। यानी शासन में भाग नहीं लेने दे रहा है, जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और उसमें भी सबसे बड़ा जो आप देखिएगा कारण है वह बेलेजली का, किसका हुआ? बेलेजली का सहायक संधि। कैसा संधि बोलो? बेलेजली जो था गवर्नर जनरल, ध्यान दो, बेलेजली का जो सब्सिडियरी ट्रीटीज था उसमें देखो इस तरह से कैसे वो राज को हड़पता था, अपने सर्किल में वो ले लेता था, अपने गैंग में वो शामिल कर लेता था। तो लॉर्ड डलहौजी, ये सॉरी क्या नहीं कह रहे, बेलेजली की सहायक संधि। पूछेगा कि सहायक संधि किसने अपनाया हुआ? बेलेजली। सहायक संधि किसने अपनाया? सब्सिडियरी ट्रीटी जो है वो किसका अपनाया हुआ है बताइए? बेलेजली का अपनाया हुआ। यह आपको पता है कि यह सहायक संधि होता क्या है? सहायक संधि वैसा संधि था जिसमें अंग्रेजों ने यह संधि किया कि भाई हम भारतीय राजा आपको देसी राज के राजाओं को सुरक्षा देंगे। क्या करेंगे? सुरक्षा देंगे कि भारतीय राजा दी आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। इसके बदले में आप मेरा ब्रिटिश सैनिक को अपने दरबार में, अपने राज्य में रखिए, उसको खिलाइए पियाइए, खर्चा दीजिए। समझ रहा है ना क्या खिलाओ से? मतलब रक्षा के नाम पर, माने ब्रिटिश सेना का खर्चा का जो भार है, बोझा है, वह उठाना पड़ता था भारतीय राजा को। किसको रे बुआ? भारतीय राजा को। और इतना ही नहीं, कोई भी विदेशी व्यापार हो चाहे विदेशी संधि हो तो वह पूछ के करना होता था। किससे करना होता था बुआ? ब्रिटिश सरकार से पूछ के तब जाके भारतीय राजाओं को काम करना होता था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यह बेलेजली, ये जो बेलेजली है, बेलेजली के सहायक संधि से भारतीय असंतुष्ट थे। बात सुना ना कि ऊपर से वो खर्चा भी देता था, उसके बाद उसका जो है खर्चा देने के बावजूद भी समझिए कि उसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन और उसी के ऊपर निगरानी रखता था ये ब्रिटिश सेना सब। माने खाता भारतीय राजा के और निगरानी भी किसके ऊपर रखता है ना, कि देखो इसे भारतीय राजा क्या कर रहा है। मैं समझ गए, इससे असंतुष्ट था। उसके बाद इससे भी एक खतरनाक आ गया लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम हुआ बोलो? लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति अपनाया। किसकी नीति अपनाया बोलो?
या व्यक्तिगत का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? व्यक्तिगत का सिद्धांत कहिए, चाहे हाइजीन पॉलिसी कहिए। क्या कहना है बोलो? हाइजीन पॉलिसी। तो राज्य हड़प का जो सिद्धांत है, इसमें लॉर्ड डलहौजी भारतीय राजाओं के राज्य को हड़प लेता था। तो हड़पता कैसे था पता है आपको? नहीं, इस तरह से हड़पता था कि भाई चलिए अब राजा मर गया, राजा बेकार हो गया, अब उसका कोई बाल बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है, चलो अब तुम्हारा राज खत्म, तुम्हारा राज को हम अपना में मिला लेंगे। समझ गया? कोई उसका बारिश नहीं हो, कोई पुत्र उत्र नहीं है, तो उसका कहना है तुम्हारा राज गया अब खत्म, अब अपना में ले लेगा। क्या करेगा बुआ? अपना में हड़प लेगा। या फिर उसको ऐसा लगता कि रे भाई इससे राज नहीं संभल रहा है ना, इससे राज नहीं संभल रहा है, कुशासन हो गया है, कुशासन का आरोप लगा दिया कि शासन प्रशासन तुमसे चलने वाला नहीं है भाई, तुम्हारा, इसलिए तुम्हारे राज को हम अपने राज में मिलाएंगे। ठीक है ना? तो अवध इसी तरह का राज था, जहाँ का राजा था बाजिद अली शाह, है ना, उसको हड़प लिया। क्या गया? तुमको राज चलाने थोड़ा आता है कि तू राज ले क्या करेगा, तो उसको छीन लिया उसका राज। तो इस तरह से लॉर्ड डलहौजी, बहुआ देखो, लॉर्ड डलहौजी का जो राज हड़प नीति था, संभल, सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, ये कई सारे राज्यों को इस तरह से ब्लेम लगा करके, आरोप लगा करके उसको हड़प लिया। अब सोचिए कि राज हमारा, देश हमारा, भारतीय राजा, ठीक है, सब धीरे धीरे होकर राज हड़प करके अब बस अपना ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहा था। किसमें मिला रहा था बाबू? है ना, बात नहीं करो, ध्यान दो। तो ये राजनीतिक कारण हो गया। ऐसे कई और कारण है राजनीति में, कई ऐसे नियम कानून ऐसे बनाए गए जो भारतीय राजाओं को पसंद नहीं था। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है आर्थिक कारण। कैसा कारण हुआ बोलो? इकोनॉमिक रीजंस। आर्थिक कारण क्या है? तो यह धन संपत्ति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ? भारत का जो भी प्राकृतिक संसाधन होते थे, नेचुरल संसाधन होते थे, ठीक है ना, वह सब के सब वह लूट लूट के कहाँ ले आते थे? इंग्लैंड ले आते थे। ठीक है, और यहाँ तक कि जब कृषि का व्यवसायीकरण हुआ उस दरमियान भी देखिए, तो आर्थिक कारण यहाँ देखिए कि भारत के धन संपत्ति को इतना लूटा गया। खुद जब पहली बार वास्को डी गामा आया था, वह तो 13-14 नाव ले गया भर के, है ना, मसाला, कपड़ा, सोना चांदी, ये सब। हाँ, और ब्रिटिश अधिकारी गवर्नर जनरल आया, है ना, ये सब तो लगभग मान के चलिए कि मतलब समझिए कि भारत को खोखला करके छोड़ दिया। भारत से कपास सूती वस्त्र के लिए, समझ रहे ना, कपास है, नील है, चाय है, कॉफ़ी है, अनाज है, ठीक है, यहाँ तक कि जो भी आर्थिक संसाधन जो भी है वो सब के सब लूट लाट के यहाँ पर ले आता था। खनिज संसाधन तो सब लूट लूट के ले करके भारत को क्या कर दिया? खोखला बना दिया। तो इसको सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने, किसने हुआ? दादा भाई नौरोजी ने अपने किताब में, अपने सिद्धांत में बताया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में, धन का निष्कासन सिद्धांत में, कि किस तरह से अंग्रेजी सरकार हमारे देश के संसाधनों को लूट रही है, हमारे फसलों को, हमारे कच्चे मालों को यहाँ से ले जा करके, है ना, अपने यहाँ ले जा रहा है और फिर बना करके यहाँ पर बेच रहा है। तो इस तरह से आर्थिक संसाधन यानी भारत में जो धन संपत्ति की जो लूट खटोस हुआ, यह इकोनॉमिक रीजन्स हो गया। तो इसके लिए भारतीय ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। अब आगे देखिए, तीसरा है सामाजिक कारण। कैसा कारण? सामाजिक कारण। ठीक है, सोशल कॉजेज क्या, ऐसे समझिए। आप जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे कुप्रथा, विकृतियाँ मौजूद थी। हमारे समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, शिशु वध, दास प्रथा, बहुत सारे कुप्रथा विद्यमान था हमारे समाज में। किस समाज में? तो जो हमारे भारतीय समाज में जो विसंगतियाँ थी, जो कुरीतियाँ थी, हमारा समाज है, हम उसको सुधारते, है ना, लेकिन यह हमारे समाज में इंटरफेयर किया। क्या किया हुआ बोलो? कौन इंटरफेयर किया? ब्रिटिश अधिकारियों ने, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हमारे समाज में क्या किया? हस्तक्षेप किया। और हस्तक्षेप होने के कारण हिंदू मुस्लिम के जो सुधारवादी नेता थे, उन्होंने भीतर ही भीतर क्या खुल के भी विरोध करना शुरू कर दिया कि रे भाई हमारा समाज है, हम उसको सुधारे बिगाड़े, आप कौन होते बोलने वाले, आप चुप रहिए। तो यह सामाजिक कारण है ना, सामाजिक कारण समझ गए। और इतना ही नहीं, समाज में जो तोड़ने का काम, फोड़ने का काम, उसने सिखाया कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है,
भाई भाई में लड़वाने का काम किया, फूट डालो और शासन डालने का काम किया, तो यह सामाजिक कारण है। कैसा कारण है बुआ? सामाजिक कारण है। ठीक है, आगे देखिए धार्मिक कारण। कैसा कारण बुआ बोलो? धार्मिक कारण। 1813 में 1813 का चार्टर एक्ट बना। कौन सा एक्ट बना बुआ? इसमें यह ईसाई में जो पादरी होता था, पादरियों को आदेश मिल गया कि आइए भारत में आइए, भारत में अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। तो ये सब आया, पादरी सब 1813 के बाद। और भारत में किसमें बुआ बोलो? भारत में भारत के लोगों को है ना जेंटलमैन बनाने के नाम पर, है ना, इंग्लिश पढ़ाने के नाम पर, शिक्षित करने के नाम पर उसको धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। तो ये धार्मिक कारण है। अब बताइए कि जो लोग सदियों से अपने धर्म में जी रहा है, रह रहा है, उसको धर्म परिवर्तन करवाइएगा? अरे उसको शरीर पर शासन कर लिया, आत्मा पर शासन थोड़ा कीजिएगा। तो जबरदस्ती धर्मांतरण की समस्या उत्पन्न होने लगा। इसके बाद आ गया सैनिक कारण। कौन सा कारण है बुआ बोलो? हाँ, मिलिट्री रीजन्स। सैनिक का कारण क्या था बताइए? सैनिक का कारण यह था कि जो भी भारतीय सैनिक थे उसको तो ऊंचा ऊंचा पोस्ट नहीं दिया जाता था। क्या नहीं दिया जाता था बोलो? ऊंचा वेतन भत्ता सैलरी भी नहीं दिया जाता था। उसको जबरदस्ती समुद्र पार करके युद्ध करने के लिए भेजा जाता था। क्या भेजा जाता था बुआ बोल? समुद्र। हाँ, तो भारतीय परंपरा में यह पाप समझा जाता था कि नहीं रे भाई, समुद्र पार करके दूसरे के मारपीट करना यह पाप के बराबर है। बात समझ रहे ना? कोई मुसलमान अगर सैनिक है उसको दाढ़ी कटवा देता था। क्या कटवा देता था? हाँ, जो उच्च वर्ग के जो कुलीन ब्राह्मण था उसको ऊपर चमड़ा के टोपी पहना देता था। किसका टोपी? ठीक है, तो न उसको वेतन अच्छा मिलता, ना भत्ता मिलता, ना पोस्ट मिलता, है ना खाने पीने की सुविधा मिलता। तो सैनिकों में बहुत सारे सैनिकों के साथ बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो गया। ठीक है ना? इसलिए सैनिकों ने, किसने ना बुआ? सैनिकों ने क्या कर दिया? असंतोष कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब आगे देखो प्रिंस, यहाँ देखो सैनिक के साथ समस्या समझ गया। ठीक है, अब आगे देखो तत्कालीन कारण। कौन कारण बुआ? सुनो ध्यान से, तत्कालीन कारण, इमीडिएट रीजंस क्या है वो समझो। तत्कालीन यहाँ कारण यह निकल के आया, तत्कालीन कारण यह निकल के आया, ध्यान दो है कि कहा गया ऐसा कि गाय और सुअर के चर्बी से, किससे बुआ बोलो? गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ जो कारतूस है, गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ कारतूस है, उसको दांत से खींच करके नए इनफिल राइफल उसमें भरा जाता था, तब यह गोली चलाया जाता था। तो अंग्रेजी अधिकारी सार्जेंट ह्यूसन ने, ध्यान दो, सार्जेंट ह्यूसन ने कहा कि भाई चलिए सब सैनिक को अब नयका जो राइफल आया है एनफील्ड राइफल, है ना, ब्राउन ब्रश को ख़त्म कर देना है और एनफील्ड राइफल चलाना है। अब भाई जो हिंदू सैनिक है और जो मुस्लिम सैनिक है, हिंदू सैनिक सोचा कि गाय के चर्बी से बना है, रख दीजिए वहाँ पर, वो करकट पर रख दीजिए। गाय आई ना, कल परसों आई ना, गाय के चर्बी से, किसके चर्बी से बना? अब उसको हम दांत से खींचेंगे। किससे खींचेंगे? दांत से खींचेंगे तो मेरा धर्म भरना हो जाएगा। अब मुसलमान यह सोच रहा है कि भाई तो सुअरों की चर्बी मिला है। बात समझ रहे ना बुआ? हाँ, हम भी दांत से लगा के खींचेंगे, कारतूस भरेंगे गोली में, हम लोग धर्म भरना हो जाएगा। लाओ रे निकाल लाठी फरसा छोटा गोली, है ना, जो पहले आदेश दे रहा है पहले ओकरे गोली से उड़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, है ना? तो बुआ मेजर सार्जेंट ह्यूसन ने आदेश दिया बैरकपुर छावनी में कि चले भाई सब इसी को यूज करेगा। अब वहाँ का मंगल पांडे 34वीं बटालियन का जो सैनिक था, 34वीं पलटन का सैनिक मंगल पांडे ने उसको लेने से इनकार कर दिया। आज जबरदस्ती दबाव बनाया तो ले ह्यूसन जी गोली खा जा, उसको गोली से उड़ा दिया। क्या कर दिया? गोली से उड़ा दिया। दूसरा विरोध में उसका अधिकारी आया और दूसरा अधिकारी आया, उसका नाम था एडजुटेंट बाग। एडजुटेंट बाग आया, अच्छा आजा बेटा तू भी आजा, उसको भी गोली मार दिया। तीसरा आ गया हडसन, उसको भी गोली मार दी। बात समझ रहे ना बुआ? तो दोनों तो बच गया, दोनों, ये जो बाग था और हडसन था वो घायल होकर बच गया, लेकिन पहलक्का जो आया था, है ना, सार्जेंट ह्यूसन, उसको कहानी खत्म कर दी। और जैसे ही यहाँ गोलीबारी की घटना शुरू हुआ, वहीं से गोलीबारी की कांड बैरकपुर छावनी, है ना, ध्यान दो, मंगल पांडे शुरू किया और वहीं से क्रांति की लहर दौड़ गया रे बाबू।
पूरा सैनिकों ने क्रांति पूरा उत्तर भारत में मचा दिया एकदम। बात समझ रहे हैं ना बुआ? हाँ, तो इस तरह से मंगल पांडे जो उसने हत्या किया उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया गया। क्या किया गया? मुकदमा चलाया गया। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को भी क्या कर दिया गया? फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन ध्यान रखना, मंगल पांडे शहीद होने वाले पहले भारतीय क्रांतिकारी वीर थे 1857 की क्रांति में। किसी क्रांति में? 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।